मालती जोशी जी का एक और लघु उपन्यास है राग विराग। तानपुरा नीचे रखते हुए पता नहीं कैसे दृष्टि द्वार पर चली गई। देखा झील सी गहरी दो आंखें अपलक मुझ पर टिकी हुई हैं। सक पकाकर मैंने नजरें झुका ली और अपना सामान समेटना प्रारंभ किया। पंडित जी तब तक लौटे नहीं थे। खोल चढ़ाकर मैंने तानपुरा यथास्थान रखा और रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जिया मैं जा रही हूँ, दरवाजा देख लेना। लेकिन पूरी बात शायद मैं कह भी न पाई क्योंकि मुझे घूरने वाली वे आंखें सशरीर जिया की रसोई में विराजमान थी। ए कनू आओ चाय पी जाओ, जिया ने फरमान छोड़ा। उसे नकारने की ताब मुझ में न थी। चुपचाप जाकर पटरे पर बैठ गई, पर आंखें अब भी उस अपरिचित की ओर उठ जाती थी। ये मनोज हैं, हमारे बहनौत हैं। जिया ने जैसे मेरे असमंजस को पढ़ लिया। गांव से परीक्षा देने आए हैं, मैंने अच्छा कहकर प्रसंग समाप्त कर दिया। जिया के रिश्तेदारों में अब हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है क्योंकि एक तरह से सारी दुनिया ही उनके भाई भतीजों से भरी पड़ी है। कोई ससुराल पक्ष से, कोई पीहर पक्ष से, तो कोई केवल गांव के नाते से उसका सगी संबंधी हो जाता था। एक बार तो कोई अब्दुल गनी साहब पंडित जी से मिलने आए हुए थे। मैंने जिया को छेड़ा, ये भी तुम्हारे कुछ लगते होंगे। सो का लगत नैया, हमारी जिठाने के राखी बंद भैया हैं। उनके गंवाई रिश्तेदारों की फौज का एक और नमूना आज देख लिया था। उसे नजरअंदाज करते हुए मैं एक ही घूंट में कप खाली कर गई, उसे धोकर रखा और कहा, अच्छा जिया चलूंगी। दूसरे दिन स्कूल से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे में ही मुठभेड़ हो गई। नमस्ते उन्होंने ही पहल की, नहीं तो मैं शायद पहचान भी न पाती। आप यहाँ कैसे? दोनों ने एक साथ प्रश्न किया। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, मैंने कहा। क्या पढ़ाती हैं? मैंने संगीत कला निकेतन के बोर्ड की ओर संकेत किया। मतलब शाम को मौसा जी से सीखने आती हैं और वही सुबह यहाँ पढ़ा देती है, ठीक है ना? इस बचकाने प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछ ही लिया, आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? परीक्षा देने उन्होंने बगल में रखे टाइपराइटर की ओर संकेत किया। अच्छा, इस बिल्डिंग में टाइपिंग की परीक्षाएं भी होती हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा जी, मैं चलूं, अब देर हो रही है। बेस्ट लक नहीं दीजिएगा? बेस्ट लक मैं? और क्या, एक तो हाल के दरवाजे पर ही मिल गई हूँ, और मतलब पेपर खराब हो जाए तो मुझे ही दोष देंगे। सो तो है ही, मेरे भविष्य का न सही, इस टाइपराइटर का तो लिहाज कीजिए, किराए पर लाया हूँ। पूरी दोपहर मन में धुकर पुकर होती रही। पता नहीं कब परीक्षा कैसी होगी, पता नहीं महाशय खुद कितनी तैयारी से आए हैं, पर अगर वहाँ कुछ नहीं बन पड़ा तो मुझे ही कोसेंगे। उसके कोसने को की वैसे खास परवाह भी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मन वहीं अटका रहा। 4 बजे मैंने अपनी कॉपी और पेन उठाकर चलने की तैयारी की तो माँ आश्चर्य से देखने लगी। आज तो बुधवार है ना? माँ जानती हैं पंडित जी मुझे केवल मंगल और शुक्र को सिखाते हैं। हफ्ते के 6 दिन उनके शिष्यों में बटे हुए हैं। सोमवार को छुट्टी रहती है क्योंकि उस दिन उनका व्रत रहता है। दिन भर निराहार रहकर शाम को नीलकंठेश्वर के दर्शन के बाद ही वे खाना खाते थे। यही दिन था जो जिया को बाहर के कमरे की सफाई के लिए मिलता था। कमरे को लीपना, वाद्य यंत्रों के गिलाव धोना, दरिया झटकार कर फिर से बिछाना, ये सारे काम जिया अकेले निपटाती थी। इसमें किसी का दखल उसे पसंद न था। माँ को सारे कार्यक्रम की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने पूछा, आज तो बुधवार है ना? कल पंडित जी को सेठ ने किसी काम से बुलवा लिया था, प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई। मैंने किसी तरह माँ का समाधान किया और पंडित जी के घर की राह ली। क्यों बेटे? वे खुद भी मुझे देखकर विस्मित थे। जी,
वो कल आपने श्याम कल्याण की जो चीज बताई थी, बहुत कोशिश की मैंने, पर वह अंतरा उठाते ही नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तानपुरा मिलाओ। तब तक उन्होंने वात्सल्यपूर्ण आश्वासन दिया। उनके पास बैठे दोनों शिष्य मुझे गदगद भाव से निहारने लगे। उन लोगों की पढ़ाई उस दिन वहीं रुक गई। सबके सब मेरे लिए व्यग्र हो उठे। एक ने हारमोनियम संभाल लिया, दूसरा तबला सुर में बिठाने लगा। आलाप शुरू ही किया था कि श्रीमान जी भीतर दाखिल हुए। कहो कहो बेटा, पेपर कैसा रहा? अच्छा ही रहा मौसा जी। सुबह आप लोगों के आशीर्वाद लेकर चला था, फिर रास्ते में अच्छे लोगों से मुलाकात होती गई। मैंने कनखियों से देखा, वे मेरी ओर देखकर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं पंडित जी ने इसे लक्ष्य किया या नहीं, पर तुरंत ही उस प्रसंग को बदलकर मुझसे बोले, हाँ बेटे, शुरू करो तो। दोबारा शुरू किया तो लगा पूरा शरीर ही तानपुरा बन गया है। रोम रोम से स्वर वालियां फूट रही थी। पंडित जी मुझ पर अक्सर बिगड़ा करते थे, क्या रट्टू तोतों की तरह गाती चली जाती हो, बोल के मर्म को तो समझो बेटे। शास्त्र ही सब कुछ नहीं है, गायन में मिठास भी होनी चाहिए, और यह मिठास केवल स्वर को साधने से नहीं आती, उसके लिए शब्दों की तह तक जाना पड़ता है। गायक जब गीत में अपने प्राण उड़ेलता है, तब जाकर बात पैदा होती है। ये प्राण उड़ेलना क्या होता है, यह मैंने आज जाना। सावन की सांझ मोको सुखद बही, सच इतनी खुशमिजाज सांझ तो पहले कभी नहीं देखी थी। बेगम अख्तर की एक गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज क्या बात है जो शाम पे रोना आया। इन पंक्तियों को गाते हुए उनके स्वर में ऐसी तड़प होती है जैसे सचमुच शाम उनके लिए दर्द का पैगाम लेकर आई हो। इसके विपरीत मुझे लग रहा था कि आज की शाम मेरे लिए खुशियों का काफिला लेकर उतरी है। गाना समाप्त करते हुए अनायास ही आंखें रसोई की ओर उठ गईं। दो झील सी गहरी आंखें अपलक मुझे निहार रही थी। कल उन आंखों में कौतूहल था, आज परिचय की आंच थी। उस आंच से मैं कानों तक लाल हो गई। घर के लिए चली तो वे साथ चले आए। कहाँ रहती हैं आप? कहे तो घर तक छोड़ दूं? अरे नहीं बाबा। क्यों, डरती हैं? हाँ, लोगों से। अच्छा, कल तो हमें चले ही जाना है। आपसे एक बात कहनी थी। आप गाती हैं ना, तो आपका चेहरा एक उजास सा भर जाता है। मैं कुछ पल उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को निहारती रही, फिर धीरे से कहा, मैं सुंदर नहीं हूं, यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने आपके रूप को लेकर तो कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि गाते समय आपका चेहरा एक अनोखे अनोखे उजास से भर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस प्रश्न का भला कोई क्या उत्तर दे? कोई 2 महीने बाद पंडित जी के घर में वही आकृति फिर दिखाई दी। देखते ही भान हुआ कि पिछले दिनों मेरे अंतरंग सपनों में यह चेहरा बार बार उभरता रहा था। सोचकर शर्म से संकोच से भर उठी मैं। फिर भी उनके नमस्ते का जवाब तो देना ही था। कब आना हुआ? स्वर को संयत करके मैंने पूछा। परसों रात को। और इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं, आपके शहर में खूंटा गाड़ दिया है। मतलब? उसकी नौकरी लग गई है, पंडित जी ने बताया। उसके स्वर से स्पष्ट था कि रियाज के बीच इस तरह का व्यवधान उन्हें पसंद नहीं है। मैंने तुरंत सारा ध्यान समेटकर गाने में लगाया, पर बार बार यही लगता रहा, कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशंस तो कह ही सकती थी। सच क्या सोचा होगा उन्होंने। पर बधाई लेने को वह मुझसे ज्यादा आतुर लगे। दरवाजे के बाहर ही उन्होंने मुझे घेर लिया और साथ हो लिए। माफ कीजिए, आपको बधाई देना भूल ही गई। मैं तो सोच रहा था आप छूटते ही मिठाई मांगेंगी। मिठाई? हाँ,
आपका तो हक बनता है, आपकी दुआओं ने ही तो असर दिखाया है, नहीं तो हम इस बार भी बैरंग ही लौटते। बोलिए कहाँ चलेंगी? आपकी पहली तनख्वाह मिलने दीजिए, तब मिठाई लेंगे। मिठाई न सही, एक एक कप चाय तो हो जाए, कुछ तो सेलिब्रेट करने दीजिए। आइए। हम लोग मानसरोवर के सामने खड़े थे। वहां खड़े होकर ना नुकर करने का मतलब था लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। चुपचाप उनके पीछे हो ली। इत्मीनान से बैठकर जब लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया तो मैंने पूछा, बहुत खुश खुश हो रहे हैं? खुश होने की तो बात ही है। 2 साल से प्राइवेट मिडिल स्कूल में लड़के हाँक रहा हूँ। साले 300 पर साइन करवाकर 200 टिकाते थे। ऊपर से क्लर्क का काम भी करवाते थे। यहाँ क्या मिलेगा? 450 का तो ग्रेड ही है, ऊपर से महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत, फिर सरकारी नौकरी है, काम की कोई पाबंदी नहीं। किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं। ढेर सारी छुट्टियां, सीएल, ईएल, मेडिकल, बस आराम से जिंदगी कट जाएगी। फिर बुढ़ापे की पेंशन तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे क्या देख रही हैं? सोच रही थी, क्या कुछ लोग कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं। कल्याण जी, वे एक एकाएक गंभीर हो उठे। हम आपकी तरह कलाकार नहीं हैं। आकांक्षाओं का आकाश बस इतना सा है। अरे आप तो बुरा मान गए। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी कहने जैसी तो कोई बात नहीं है। आपने सच कहा है, और अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी कुछ सच बोलना चाहता हूँ। इस नौकरी से मैं खुश हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं यहाँ रह सकूंगा, आपसे रोज भेंट हो सकेगी। मैंने तड़प कर उनकी ओर देखा। इच्छा हुई कि चीख कर कहूँ कि इतना खुशनुमा झूठ मत बोलिए। उसे सच मान लेने की इच्छा होती है, पर प्रकट रूप से इतना ही कहा, रोज नहीं, मैं केवल मंगल और शुक्र को ही पंडित जी के पास आती हूँ। केवल वही एक जगह तो नहीं है। नहीं, पंडित जी यह सब पसंद नहीं करेंगे। सवाल उनकी पसंद का नहीं है, आप पसंद करेंगे कि नहीं यह बताइए। पानी के तेज बहाव से जैसे संतुलन खो जाता है, वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। घर लौटी तब भी मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। बरामदे में ही भैया टकरा गए। गोद में ट्रांजिस्टर रखे हुए स्वर सुधा सुन रहे थे। मतलब 6:45 बज चुके थे। डर लगा कि देर से लौटने के लिए जवाब तलब होना होगा, पर वे तन्मयता से कार्यक्रम सुन रहे थे। मुझे देखते ही बोले, कन्नू सुन, टैगोर हॉल में पिछली बार परवीन ने यही चीज सुनाई थी ना? अब मेरे कान सजग हुए। हंस ध्वनि का तराना था, इसे भी आज ही बजना था। मेरा रोम रोम उस लय पर थिरक उठा। हर तान के साथ मन अंगड़ाई ले रहा था। कन्नू जी, मैं जैसे सोते से जागी। बहुत खुश नजर आ रही है आज। नहीं तो, मैंने कहा, और तब ध्यान आया कि गाना तो कब का समाप्त हो चुका। खेल समाचार शुरू हो गए थे और मैं अभी तक उसी धुन पर थिरक रही थी। अपने उसी स्वांग को बरकरार रखते हुए मैं तकी धूम तिनक तकी धूम गुनगुनाती हुई कमरे में चली गई। मन तो हुआ था भैया से कहूँ, हाँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार किसी ने मेरे देह से परे जाकर मेरे अंतस के सौंदर्य को पहचाना है। पहली बार किसी ने मेरी भावनाओं को अपना मखमली स्पर्श दिया है। पहली बार किसी ने सपनों के संग मांग भरी है। पहली बार। मेज पर रखे लिफाफे ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। खोलकर देखा, अपॉइंटमेंट लेटर था। इसी सोमवार को मानिक चौक वाली ब्रांच में ज्वाइन करना था। एक तरह से भैया ने अपना वादा निभाया था। एक बार तू इंटरव्यू से निकल जा, फिर पोस्टिंग का जिम्मा मेरा रहा। तेरी संगीत साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा, उन्होंने कहा था। खुश होना चाहिए था मुझे। बैंक की नौकरी आजकल मिलती किसे है, पर इस सफलता से जुड़ा सारा प्रसंग याद करके मन कड़वा हो गया। भैया तीसरी बार मेरे लिए फॉर्म लाए थे। उसे माँ के सामने पटक कर मैंने कहा था,
आखिर आप लोग हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? जानते तो हैं कि मैं इन चीज़ों में मेरा मन नहीं लगता। मन तो लगाने से लगता है, माँ ने शांत स्वर से कहा। कोई जबरदस्ती है? मैं भुनभुनाई। कनू, कभी बात को समझा भी तो कर। हर बार अपनी ही हाँकती रहेगी या किसी की सुनेगी भी? सुनाइए, क्या सुनाना है? देख बिटिया, जमाने का चलन अब बदल गया है। आजकल लड़की का रूप रंग कोई नहीं देखता, सब नौकरी पर मरते हैं। नौकरी अगर बैंक की हो तो फिर पूछना ही क्या, लड़के वाले हाथों हाथ ले जाते हैं। यह रंगरूम वाली बात भीतर तक चुभने वाली थी। उसे दिलेरी से झेलते हुए मैंने कहा, माँ, अव्वल तो मुझे शादी ही नहीं करनी, और जो लोग सिर्फ मेरी नौकरी देखकर रिझेंगे, वहां तो बिल्कुल भी नहीं। शादी नहीं करनी? तो फिर क्या करने का इरादा है? वही जो कर रही हूँ। गाने से किसी की जिंदगी बनी है? मेरी बनेगी, तुम देखना। एक दिन मैं कहाँ पहुंचूंगी, तब तुम ही मेरी तारीफ करते नहीं रहोगी। आसमां की ऊंचाई कोई एक दिन में नहीं छू लोगी तुम, उसमें समय लगता है। तब तक के लिए क्या सोचा है? मतलब? कनु बेटे, माँ ने उसास भरकर कहा, तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे, मैं भी अब कितने दिन जीऊंगी? यही साल, 2 साल, 5 साल। भाई भी मान लो तुम्हारे अपने हैं, पर भाभियां तो पराए घर से आई हैं। शादी नहीं करोगी तो क्या जिंदगी भर उनके भरोसे बैठी रहोगी? हाथ में कुछ हुनर तो होना चाहिए। हर महीने तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रखोगी तो भाभीियों की भी आत्मा शांत रहेगी। नहीं तो ये सोचेंगी कि दुनिया जहान की लड़कियां नौकरी करती हैं, लेकिन ये दोनों माँ बेटी मुफ्त में रोटियां तोड़ रही हैं। माँ को फिर कुछ और नहीं कहना पड़ा था। हार कर फॉर्म भर दिया था मैंने। फिर एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। 3 महीने जमकर पढ़ाई की थी और आज नौकरी का नियुक्ति पत्र मेरे हाथ में था। मन हुआ उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके माँ के सामने उछाल दूं और कहूं, अब इस नौकरी की जरूरत नहीं है माँ, इसके बिना भी मुझे चाहने वाले लोग हैं दुनिया में। अगली बार भेंट हुई तो मैंने आमंत्रण दिया, आज चाय हमारी ओर से पीजिएगा। किस खुशी में? हमें नौकरी मिल गई है। लेकिन आप तो नौकरी करती थी ना? वह कोई नौकरी थी? पॉकेट मनी तक नहीं जुटती थी। मैंने तो सोचा था कि उस बहाने थोड़ा रियाज हो जाया करेगा, पर बच्चों के साथ चिल्लाते हुए मेरा गला भी फटे बात सा हो गया है। अब कहाँ मिली है? बैंक में, यूनियन बैंक। वाह, तब तो सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। जो आप कहें। रेस्तरां से निकलकर हम लोग पार्क की तरफ निकल गए। वही जानी पहचानी जगह, वही परिचित माहौल, पर साथ बदल जाने से एकदम खुशनुमा हो उठा था। वहां नरम घास पर पैर फैलाकर बैठते हुए बोले, कल्याणी जी, एक काम कर सकेंगी? आप सुबह पढ़ाने जाती हैं ना, वहां कुछ परिचय तो हो गया होगा, एक दो ट्यूशन दिलवा सकेंगी? क्यों, पढ़ाने से मन नहीं भरा क्या? सिर्फ मन भरने से क्या होता है, वो बुदबुदाए। फिर मुझसे बोले, बहुत सारा खाली समय रहता है मेरे पास, उसका उपयोग हो जाएगा, फिर थोड़ा सहारा तो होगा ही। सहारे का तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, खाली समय के उपयोग के बारे में सुझाव दे सकती हूँ। क्या? भाग्य से आपकी पोस्टिंग इतने बड़े शहर में हुई है। अब कुछ क्वालिफिकेशंस बढ़ाने के बारे में सोचिए ना। क्या जिंदगी भर क्लर्क ही बने रहने का इरादा है? एमए की क्लासेस सुबह लगती हैं, आप आसानी से किसी भी विषय में एमए कर सकते हैं, या चाहो तो शाम को मैनेजमेंट या लॉ ज्वाइन कर सकते हैं। और आप तो बीएससी हैं ना, पॉलिटेक्निक में दाखिला क्यों नहीं ले लेते? मजे से 3 साल में डिप्लोमा ले लेंगे। वो एकदम उदास हो गए। कल्याणी जी, उस दिन आप मेरी महत्वाकांक्षाओं को सुनकर हंसी थी। आज? ओ, तो आप उस बात को भूले नहीं हैं? नहीं भूल सका। और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी ये बात याद रखें कि महत्वाकांक्षाएं पालने के लिए भी सुविधा चाहिए। याद होगा आपको, उस दिन मैंने कहा था, मेरी आकांक्षाओं का आकाश बस इतना सा है। जानती हैं क्यों?
सपने देखने की उम्र में ही गृहस्थी का भार कंधों पर आ पड़ा है। सिर उठाकर चलने की आदत ही छूट गई है। मेरे पिता कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, पर उनके होने से एक सहारा था, निश्चिंतता थी। 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। एक बहन की शादी वे करके गए हैं, पर कर्ज की किस्तें अभी बाकी हैं। दूसरी बहन अभी ब्याहने को है, माँ भी है। इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर आदमी ऊंची उड़ान कैसे भर सकता है? उसे जमीन पर ही घिसटना पड़ेगा। मैं करुणा से आप्लावित होकर उनकी गाथा सुन रही थी। कभी सोचा भी न था कि हंसमुख व्यक्ति अपने भीतर इतने तूफान समेटे होगा। आपने अभी इतने सारे नाम गिनाए। अगर चाहूं भी तो क्या मैं वह खर्च उठा सकता हूँ? कॉलेज की फीस, परीक्षा की फीस, किताबें, कॉपियाँ, बस का किराया, इन सब के बारे में सोचकर देखिए, कहाँ से आएगा इतना रुपया, कौन देगा? मैं दूंगी तो मैं तो क्या, स्वयं मैं भी चौंक पड़ी। यह अनजाने में ही में मैं क्या कह गई? अनजाने में भले ही हो, पर अनचाहे नहीं कहा था, इसलिए पछतावा भी नहीं हुआ।